हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट कोर्स का जो हमारा सेकेंड यूनिट है मैक्स वेबर, उसके विषय में हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैक्स वेबर में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और इस सेकेंड सेमेस्टर में हमें कितने टॉपिक को क्लियर करना है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये हम देख लेते हैं। तो हमारे कोर्स में हमारे जो सिलेबस है उसमें हमें इतना ही दिखा रहा है। एक मिनट मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसमें जिसमें पहला है हम लोग का मैक्स वेबर का मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज को हमें पढ़ना है, जिसमें थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन है और थ्योरी ऑफ अथॉरिटी है। मतलब सोशल एक्शन और अथॉरिटी, इन दोनों को ही हमें विस्तार से पढ़ना है, मतलब इसका फुल एक्सप्लेन करना है हमें। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले कुछ मैक्स वेबर के विषय में कुछ छोटा सा जानेंगे क्या है, और भी मैंने पीछे के वीडियो में इसको समझाने की कोशिश की है कि इनका आइडियल टाइप क्या है, ब्योरेक्योरेसी क्या है इनका, और ये सब चीज़ें मैंने उसमें बताया है। और इसमें सिर्फ मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करूँगी, जो भी मेरे पास नोट्स हो सके हैं मैंने छोटा से छोटा बनाने का इसको कोशिश किया है, जितना छोटा हो सके, ताकि आप लोग को समझ में आए। सो स्टार्ट करते हैं हम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। प्लीज़ जितना हो सके आप इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़ वीडियो पे कमेंट करने के लिए। देखते हैं हम कि मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 ईस्वी जर्मनी के एयरफोर्ट नामक स्थान में एक धनी परिवार में हुआ था। इनके पिता एक प्रतिष्ठित उदारवादी राजनीतिज्ञ थे, जिनके कारण उनका जो बचपन था वो उनके पिता के जो प्रमुख नेता लोग होते थे वो आके घर पे बातचीत करते थे, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट इनके ऊपर ज़्यादा पड़ता था। तो इसी तरह इन हमें आप देखते हैं। देखिए, मैंने ये सारी चीज़ें पहले के वीडियो में सब बताया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने क्या क्या एजुकेशंस किया था। इसमें सिर्फ मैंने लिखा है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग इसे लिख लीजिएगा। सो जो जो पॉइंट्स मेन है उसको मैं बता देती हूँ। जैसे कि इन्होंने सोशल रिफॉर्म एंड सोशल पॉलिटिक्स नामक पत्रिका का संपादक मतलब फर्स्ट टाइम संपादक का कार्य आरंभ किया था इन्होंने। फिर देखते हैं कि 1918 में इन्होंने वियना विश्वविद्यालय में फिर से प्रोफेसर का कार्य शुरू कर दिया, क्योंकि ये कुछ समय के लिए अपने प्रोफेसर कार्य को बंद कर दिए थे, और उसके बाद फिर 1918 में ये अपने इस प्रोफेसरी कार्य को स्टार्ट किए थे। 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और उस मृत्यु के जब इनकी मृत्यु हुई थी उस समय सोशली पे कुछ काम कर रहे थे, और अपने थिंग्स जो इनके थे, जो भी इनके विचार थे, आइडियाज़ थे जो इनके, उनका ये बुक लिख रहे थे, उसके ऊपर अपने राइटिंग्स लिख रहे थे। और उनकी राइटिंग्स जो है उनकी डेथ होने के समय इनकम्प्लीट रह गई है, और ये देखा जाता है कि इनकी जो राइटिंग्स थे वो अभी भी इनकम्प्लीट है। तो इनका जन्म हम सिंपल देख लेते हैं कि 21 अप्रैल 1864 ईस्वी को, और मृत्यु इनका 1920 में हुआ था। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है, अगर सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो हम देखते हैं कि द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1906 की बात है ये। उस समय उन्होंने ये इस बुक्स को लिखा था, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके नेट जेआरएफ में भी आता है, और एमए वाले में भी अपना है ये। फिर देखते हैं कि वेबर ने अपने इस सिद्धांत को धर्म का समाजशास्त्र, मतलब कि कन्फ्यूशियन, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम तथा यहूदी, इन 6 धर्मों का अध्ययन इन्होंने प्रस्तुत किया था धर्म के समाजशास्त्र में। इनका इंपॉर्टेंट सिद्धांत था, कॉन्सेप्ट था इनका धर्म का समाजशास्त्र, रिलीजियन ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें इन्होंने इन 6 धर्मों का अध्ययन किया था। बुक्स नेम की बात कर ले हम, तो हम देखते हैं कि द हिंदू सोशल सिस्टम 1950 है पहला। दूसरा है द रिलीजन ऑफ चाइना, जिसमें कन्फ्यूजनिज्म एंड फैक्सिज्म 1851 की बात इन्होंने दिया था। एंशिएंट ट्यूडाइज्म की बात भी इन्होंने की थी 1952 में। इस बुक मतलब इन्होंने बुक दिया था। तो ये 3 बुक इनके हो गए जो इम्पोर्टेंट है, वही मैं आप लोग को बता रही हूँ। फिर हम देख लेते हैं कि वेबर के द्वारा लिखित उनकी निबंध को टालकट पार्सन्स ने अंग्रेजी भाषा में संपादित किया था। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1947 को वेबर ने इसे लिखा तो था, परंतु टालकट पार्सन्स ने इसे ट्रांसफ़र किया था अंग्रेजी भाषा में। तो ये क्वेश्चन एक बनता है। फिर हम देख लेते हैं कि एसए इन सोशियोलॉजी 1946 भी हुआ, और मैक्स वेबर इन द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज 1946। तो क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे वेबर के मेथोडोलॉजी की बात कर लेंगे। सो मैंने वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसके लिए मैं बहुत जो नॉर्मल चीज़ें हैं वही मैं आप लोगों को इसमें बताऊँगी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं।
और बाकी आप लोग वीडियो पॉज़ कीजिएगा और इसे लिखिएगा। तो मेथोडोलॉजी में इन्होंने लिखा कि इनका विचार जो था उसको बोगार्ट्स ने लिखा था। बोगार्ट्स ने लिखा कि पद्धति शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति तथा मूल्यांकनात्मक निर्णय पद्धति में अंतर किया गया था, मतलब वेबर ने किया था। इन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि मानवीय संबंधों का अध्ययन करते समय इन दोनों पद्धतियों को कदापि मिलने न देना चाहिए। कौन कौन सी? तो वैज्ञानिक पद्धति और मूल्यांकनात्मक पद्धति। फिर ये इसका है। उसके बाद ये लिखते हैं कि इन्हीं पद्धतियों को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में काम में नहीं लाया जाता है। मतलब जिन घटनाओं को यह माना जाता है कि मतलब जिन घटनाओं को मानवीय संबंधों का अध्ययन करते समय लिया जाता है, उन्हें इस सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के काम में नहीं लाया जाता है। जबकि वेबर इसी चीज़ को कहते थे कि जिसकी ज़रूरतें हमारे जो चीज़ जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है उसे मतलब उसे हमें समाज में भी लाने का प्रयास करना चाहिए। विचारों तथा बौद्धिक संवेदनशीलताओं का क्षेत्र समझा जाता था पद्धति शास्त्र को। इस संबंध में सबसे बड़ी बात यह थी कि ऐतिहासिक संप्रदाय का विश्वास था कि केवल प्राकृतिक विज्ञानों में ही सामान्यीकृत सैद्धांतिक श्रेणियों का प्रयोग हो सकता है, सामाजिक विज्ञानों में नहीं, ऐसा माना जाता था। अब देखते हैं कि सामाजिक वैज्ञानिक का सर्वप्रमुख कर्तव्य घटनाओं का विवरण मात्र देना ही नहीं बल्कि उनमें पाए जाने वाले कार्य कारण संबंध को दर्शाना भी होता है। तो क्लियर हुआ। यहाँ पे देखते हैं कि वेबर ने पद्धति शास्त्र के बुनियादी शब्द, जो पद्धति शास्त्र में उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था वो था उनका आदर्श प्रारूप, यानी कि आइडियल टाइप। आइडियल से हमें, आदर्श से हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कि हमारी कोई परंपराएं हैं या फिर कुछ नैतिकताएं हैं हमारे अंदर, वो आदर्श। जबकि ये आदर्श मीन्स हक की बात इन्होंने इसमें की थी। वेबर ये मानते हैं कि सब कुछ का अध्ययन नहीं है, मतलब कि जो यह सोचता है कि वो समाज के लिए सभी घटनाओं का अध्ययन कर लेगा, मतलब समाज में जितनी घटनाएं हो रही हैं उन सब का अध्ययन कर लेगा, तो वह वास्तव में कुछ भी अध्ययन नहीं कर पाता। ये वेबर का मानना था। वेबर अपने पद्धति शास्त्र को मूल्यांकनात्मक निर्णयों से बहुत दूर रखने का सदा प्रयत्नशील करते थे। ये मतलब इनका ये मानना था कि पद्धति शास्त्र को ये मूल्यांकनात्मक निर्णयों से दूर रखे, और इन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए थे इसके लिए। अब हम यहाँ पे इनका मेथोडोलॉजी क्लियर हुआ, क्या था पद्धति शास्त्र, उसके नोट्स हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। फिर हम कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्शन की बात करते हैं कि सामाजिक क्रिया का अवधारणा क्या था। तो मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया ही समाजशास्त्र के अध्ययन की केंद्रीय वस्तु है, जो कि सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है, जिससे कि सामाजिक क्रिया की जो गतिविधि है उनके परिणामों के कारण सहित स्पष्टीकरण किया जा सके। सामाजिक क्रिया साधारण क्रिया या वैयक्तिक क्रिया से भिन्न है। अब देखते हैं कि व्हाट इज सोशल एक्शन। मोटे तौर पर वेबर ने इसे दो भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहला था वैयक्तिक अध्ययन और दूसरा था सामाजिक अध्ययन। तो वैयक्तिक अध्ययन क्या है? वैयक्तिक क्रिया से हमें ये पता चल जाता है कि उसमें सिर्फ अपनी बात कही गई है, सिर्फ अपने व्यक्ति खुद के लिए वो कार्य करे, स्वयं के लिए। यानी कि वैयक्तिक क्रिया व्यक्ति की अपनी क्रिया होती है और उसे व्यक्तिगत स्तर पर ही किया जाता है, किसी और के लिए नहीं किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई लेन देन हुआ किसी प्रकार का, अगर हम पहले यही चाहते हैं कि हम खुश हो जाएं, मतलब हमारे पास सारी चीज़ें हों, तो हम अपने व्यक्तिगत रूप से उस चीज़ को सोचते हैं, थिंक करते हैं। सेकंड में सामाजिक क्रिया में वो क्या कहते हैं कि वो सारे थिंग्स, वो सारे बेनिफिट्स, वो सारे आइडियाज़ जो वो सिर्फ समाज के हो, सामाजिक क्रिया में आए, मतलब जो कि दूसरे लोगों की क्रियाओं से न केवल संबंधित हो अपितु उनके द्वारा प्रभावित भी हो। यह बात सामाजिक क्रिया में होती है। अब हम देख लेते हैं कि द टेस्ट ऑफ सोशल एक्शन। तो इसमें क्या है? सामाजिक क्रिया को वैयक्तिक क्रिया या गैर सामाजिक क्रिया से पृथक करने के लिए वेबर ने कुछ कसौटियों को निर्धारित किया था, जिसमें पहला था कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। जैसे कि क्लास में कोई प्रोफेसर है, वो लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर देने के साथ साथ वो नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि नोट्स लेने की ये जो क्रिया है, जो नोट्स लेने की क्रिया, वो वर्तमान समय प्रोफेसर द्वारा दिए गए जाने वाले लेक्चर की प्रतिक्रिया स्वरूप हो रही है। यानी कि जो प्रोफेसर हैं वो नोट्स तो दे रहे हैं, लेकिन उनका जो नोट्स है वो नोट्स पहले से ही बना के रख रहे हैं, मतलब
भविष्य में वो अपने स्टूडेंट को दे, लेकिन स्टूडेंट प्रेजेंट में उस चीज़ को ले रहा है। प्रोफेसर का तो वो भविष्य हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट जो है उनका वो प्रेजेंट हो रहा है। तो इसकी बात ये करते हैं। सेकेंड में कहते हैं कि इस दृष्टि से प्रत्येक प्रकार की क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कही जा सकती। जैसे कि मान लीजिए धार्मिक व्यवहार सामाजिक क्रिया नहीं है, ये सब मानते हैं कि जो धर्म से रिलेटेड है वो सामाजिक क्रिया नहीं है। यदि वह केवल ईश्वर का ध्यान लगाकर बैठे रहने या अकेले में प्रार्थना आराधना करने के रूप में व्यक्त होता है तो इसे हम सामाजिक क्रिया नहीं मानते। परंतु यदि हम ब्राह्मण द्वारा उच्चारित मंत्र को कहते हुए मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं तो वह क्रिया सामाजिक है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, हमें जो ब्राह्मण बोल रहे हैं हम उस हिसाब से कार्य को कर रहे हैं, मतलब हम उनका अनुकरण कर रहे हैं, तो इससे संबंधित है। तीसरा है मानव प्राणियों का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक नहीं कहा जा सकता, वह उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहाँ तक कर्ता का व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित और प्रभावित हो। चौथा है सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित हो। जैसे कि मान लीजिए एक विद्यार्थी है जो शॉर्टकट रास्ते से विद्यालय जाता है और हम उस शॉर्टकट तरीके को नहीं जानते हैं, हम पूरा रोड पकड़ के जाते हैं और हमें टोटल 1 घंटा लग जाता है और वो हमसे पीछे निकल के शॉर्टकट रास्ते से आधे घंटे में पहुंच जाता है। अगले दिन जब हम उसे कार्य करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है कि हम भी कोशिश करें कि हम भी आधे घंटे में पहुँच जाए, और हम उसके आइडियाज़ को अपना लेते हैं, अनुसरण कर लेते हैं, और हम भी कल नेक्स्ट डे से उसी शॉर्टकट रास्ते से स्कूल जाने लगते। तो ये अनुसरण में आ गया। यही बात वेबर कहते हैं पद्धति शास्त्र में। अब सामाजिक क्रिया की श्रेणियों की बात कर ले, कैटेगरीज कितने हैं क्लियर कर रहे हैं तो वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को 4 श्रेणियों में बांटा: तार्किक, मूल्यांकनात्मक और प्रभावात्मक और परंपरात्मक। ये 4 क्रियाएं थी। पहले में क्या था कि सचेत रूप में किसी योजना के अनुसार किए जाने वाले या किए जाए और उसमें लक्ष्य तथा साधनों का पूर्ण ध्यान रखा जाए। जिसमें मतलब मान लीजिए कि कोई दुकान खोला जा रहा है तो उस दुकान में खोलने से पहले कुछ योजनाएं तो हमारे दिमाग में होगी ना कि हमें किस तरह से अपने दुकान को चलाना है और उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो इसकी बात तार्किक रूप में की गई थी, मतलब तार्किक है, ये हमारी सोच है सिर्फ। कलात्मक, धार्मिक तथा नैतिक आधार पर की जाती है, जिसे बिना किसी तार्किक कारण के स्वीकार भी कर लिया जाता है। ये क्या, मूल्यांकनात्मक, इसमें मूल्य पर आधारित होते हैं ये सारी चीज़ें, तर्क पर आधारित नहीं होती है। आवेगों या संवेगों द्वारा प्रेरित होती है। इस प्रकार की व्यवहार प्रेम, शत्रुता, घृणा या क्रोध आदि के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ये प्रभावात्मक हो गया। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी से प्रेम कर रहा है तो वो उसके प्रति इफेक्ट होता है। यदि वो उसका शत्रु है तो उस चीज़ का भी इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है। हम किसी से गुस्सा होते हैं, जैसे हमसे अच्छा कोई नोट्स बना लेता है तो भी हमें थोड़ा सा जल्स होता है। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है, ये वेबर समझाना चाहते हैं। चौथे में वो कहते हैं, परंपरात्मक में कहते हैं कि उन सामाजिक प्रथाओं द्वारा नियंत्रित होती है जिनका कि अनेक व्यक्तियों द्वारा बहुत समय में अनुसरण किया जा रहा है। इस प्रकार की क्रियाओं का अनुसरण केवल इसलिए किया जाता है कि भूतकाल से अनेक व्यक्ति वैसा ही करते आए हैं। वास्तव में हम लोग एक विशेष प्रकार से व्यवहार करने को बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग उसी विशेष प्रकार की प्रथाओं का अनुसरण परंपरात्मक क्रियाओं का एक उदाहरण मानकर करते हुए आए हैं। मतलब परंपरात्मक में समझ ही सकते हैं, जैसे कि हमें नहीं पता है कि हाँ होली में जैसे मान लीजिए होली हुआ, दिवाली हुआ, ये होता है ना कि हमें पूजा करना है। दिवाली में हमें लक्ष्मी जी का ही पूजा करना है। ये सारी चीज़ें क्लियर थोड़ी ना है कि नहीं हमें पूजा, नवरात्रि में हमें दुर्गा जी का ही पूजा करना है। तो ये सब क्लियर नहीं है, लेकिन हमारी पीढ़ियाँ जो हैं, हमारे पूर्वज जो हैं वो करते आए हैं, तो उससे ये हमारी परंपरा बन गई है कि नवरात्रि में हमें दुर्गा जी का पूजा करना है और जन्माष्टमी में हमें श्री कृष्ण जी का पूजा करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो परंपरात्मक रूप से है। जैसे कि हमारी शादी को ले लीजिए, हमारे समाज में जो शादियाँ होती है इसमें क्या कि पिता ही ढूंढ के लाता है वर को। जैसे कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई है कि लड़कियों को ही अपना मायका छोड़ के जाना पड़ता है शादी में। तो ये सब परंपरात्मक रूप से चली आ रही है जो नहीं चेंज हो सकती है कभी। इसके विषय में वेबर बात करते हैं कि ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो सकता है लेकिन ये पूर्णतः चेंज नहीं हो सकता है। थैंक यू सो मच। मेरा ये वेबर का बायोग्राफी जो है वो भी क्लियर हो गया और इनका मेथोडोलॉजी
और सोशल एक्शन, इन तीनों का नोट्स मैंने आप लोग को दे दिया है। अगला मैं आप लोग को अथॉरिटी पे दूंगी, इनके जो अथॉरिटीज़ थे वो हम देख लेंगे। तो दो टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए। तीसरा टॉपिक पे वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग को दे दूंगी। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी है, उसका मैं समझाई हूँ आप लोग को, वो हम लोगों में पूछेगा नहीं क्योंकि हमारे टॉपिक्स में ब्यूरोक्रेसी नहीं है। हाँ, लेकिन वेबर अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप आगे आपको इसी से पढ़ना है सोशियोलॉजी से, तो आप ब्यूरोक्रेसी को पढ़िए। अगर आप लोग को ज़रूरत होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं उस पर नोट्स पे आप लोग को दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बाय।